देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। 9 बजे 9 रिपोर्टर लेकर के हाजिर हूं और आपका हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है। तो पहली खबर जो होगी वो होगी टेरर फंडिंग के खिलाफ नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की, और साथ ही साथ पीएम मोदी दिल्ली में करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर होगी और तीसरी खबर गुजरात चुनाव को लेकर के है, जहां बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा कई बड़ी रैलियां करेंगे। और चौथी खबर गुजरात चुनाव में सीएम योगी की एंट्री हुई है। वहीं पांचवी खबर में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जिसने आज से सभी 250 वार्डों में अपनी पदयात्रा शुरू कर दी है। छठी खबर होगी दिल्ली एमसीडी में बीजेपी ने अब अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय केंद्र मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। इसके अलावा सातवीं खबर सीएम धार्मिक सूर्यदेवा सेवा समिति द्वारा आयोजित इंटरनेशनल नेचुरोपैथी एंड योगा कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और वहीं आठवीं खबर होगी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई, केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर के रूप में संजय मिश्रा का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया है। नौवीं और आखिरी खबर होगी उदयपुर से, जहां के ओड़ा पुल पर हुई ब्लास्ट की घटना का राजस्थान एसओजी ने खुलासा कर दिया है। तो ये 9 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अब से थोड़ी देर में आने वाली हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके लिए हमारे साथ अलग अलग जगह से चप्पे चप्पे पर हमारे 9 सहयोगी जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए एक बार उनका तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूँ। दरअसल हमारे जो दीपक चौबे दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ, और इनके अलावा मेहुल झाला अहमदाबाद से हमारे साथ अहमदाबाद की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ पीयूष शुक्ला जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम राजनीतिक हलचल वो आप तक पहुंचाएंगे। इनके अलावा अभिनव पांडे लखनऊ से उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ अजहान अंसारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा मनीषा डिंडोरिया जो कि दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं, हितेश त्यागी देहरादून से, अली शरर भी दिल्ली से, और दीपक चावला जयपुर का हाल आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 9 बज चुके हैं और 9 रिपोर्टर लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टेरर फंडिंग मामले की, क्योंकि टेरर फंडिंग के खिलाफ नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन है और आज पीएम मोदी दिल्ली में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। दरअसल आतंक पर लगाम, वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर इसमें चर्चा होगी और भारत समेत 73 देश कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में दुनिया भर से 450 प्रतिनिधि शामिल होंगे। पाक अफगानिस्तान कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। 2018 में पेरिस, 2019 में मेलबर्न में ये कार्यक्रम हुआ था। तो देश की राजधानी दिल्ली में आज नो मनी फॉर टेरर की तीसरी बैठक की शुरुआत होने जा रही है। सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से होगी और इस बैठक में 72 देशों के रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा लेंगे। भारत समेत कुल 73 देशों के नुमाइंदे इसमें शिरकत कर रहे हैं। तीसरी काउंटर टेरर फाइनेंसिंग कॉन्फ्रेंस में 20 से ज्यादा देशों के मंत्री हिस्सा लेंगे। इसके अलावा आतंकवाद विरोधी अभियान में शामिल कई संस्थाएं इसमें शामिल हो रही हैं। आतंकवाद विरोधी संस्था FATF और अन्य एजेंसियां भी बैठक को संबोधित करेंगे। सारे महत्वपूर्ण देश इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक का मुख्य मकसद है आतंकियों की फंडिंग को रोकना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद पर नकेल कसने के लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं की फंडिंग में इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के तरीकों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग का एक अहम मुद्दा नार्को टेररिज्म भी होगा। तो भारत समेत 73 देश इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। 2018 में पेरिस, 2019 में मेलबर्न में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और आज आपको बता दें कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन जो है वो होने जा रहा है दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो पीएम मोदी दिल्ली में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आतंक पर लगाम कैसे लगे, वैश्विक सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर अहम चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान होगी। भारत समेत 73 देश इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपक चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, नो मनी फॉर टेरर को लेकर के आज अहम कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। तो अभी तक क्या ताजा अपडेट इस पूरे कार्यक्रम को और आगे कैसे ये चलेगा? जी देखिए निदा, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे अशोका रोड पे टेरर फंडिंग का शुभारंभ करेंगे। इसमें NIE अगर बात की जाए तो 72 देश के जो NIE जो अध्यक्ष है वो मौजूद रही है। अगर बात दीपक की जी दीपक बोले। जी देखिए, अगर बात की जाए तो टेरर फंडिंग को लेकर चाहे वो विदेशी तालमेल की कमी जो दिखाई जाती है कि कैसे अगर बात की जाए दोनों देशों में या फिर अलग अलग देशों में की कमी होती है, सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखा जाता है, उसको मजबूत करने की कवायद तेज होगी कि कैसे एक दूसरे एजेंसियों की मदद की जाए। खासकर अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में इस तरीके से फंडिंग देखना इससे बड़ी बात होगी। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो टेरर फंडिंग
कि आज के टाइम पर अगर कहीं से आता है तो वो है पाकिस्तान से। तो जब ये 72 जब देश जो है वो मिलकर भारत के साथ एक साथ काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो सुरक्षा एजेंसी है उनके लिए फायदा होगा, और जो टेरर फंडिंग का जो एक नेक्सस जो चल रहा है, जो नेक्सस चल रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम से 73 देश एक साथ जब आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्या लग रहा है आतंक पर कैसे लगाम इसको मुमकिन हो पाएगा, कैसे लगेगी? क्योंकि आतंक का जो सबसे बड़ा अड्डा है पाकिस्तान, वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। वो नहीं ले रहा है, अगर बात करें अफगानिस्तान नहीं ले रहा है। हालांकि अगर 72 देश भारत की जो बात है, पाकिस्तान को एक मैसेज दिया जाएगा कि देखिए भले ही आप नहीं आए पर उत्तर देश जो है वो भारत के साथ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आज बात की जाए तो विश्व गुरु की राह पर बनने के लिए भारत तैयार है। और जिस तरीके से अगर बात की देखिए G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और उनका जोशी से स्वागत किया जाता है, तो ये पाकिस्तान भी देख रहा है कि आने वाले में भविष्य में अगर वो भारत के साथ अगर किसी भी तरह की घटना करता है तो उसका इंतजाम उसको भुगतना पड़ेगा। और देखिए इस बैठक में कि आज और कल ये बैठक चलेगी, अगर बात की जाए तो जो एजेंसियां हैं वो कैसे तालमेल करेंगी, कैसे फंडिंग को रोका जाए, चाहे वो विदेशी करेंसी को लेकर है या फिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर देखा जाए, तो फंडिंग जो है उसको लगातार। ठीक है, चलिए दीपक, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे कार्यक्रम पर, आपसे अपडेट लगातार हम देते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में बीजेपी का चुनावी अभियान जो है वो तेज हो चुका है, क्योंकि जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी कमर कस ली है। बता दें कि 89 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं की रैली है। नवसारी, अंकलेश्वर, राजकोट में नड्डा की रैली है। नितिन गडकरी कई रैलियों को संबोधित करेंगे। तो गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और अपनी चुनावी तैयारियों को तेज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाल लिया है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के नवसारी, अंकलेश्वर और राजकोटपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी गुजरात में चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए बीजेपी के मंत्री पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर गुजरात के 89 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत इन सभी 89 क्षेत्रों में 1 दिसंबर को मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर और अनुराग ठाकुर भी कई रैलियों को संबोधित करेंगे। तो इसी खबर पर सीधा अहमदाबाद से हमारे साथ मेहुल झाला जुड़ चुके हैं और इनके अलावा दिल्ली से हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेहुल, आप ही का हम रुख करेंगे। मेहुल, आज जब जेपी नड्डा वहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले क्या कुछ उनके खास कार्यक्रम है? नितिन गडकरी का क्या कार्यक्रम है, जरा विस्तार से कार्यक्रम बताइए। देखिए, जिस प्रकार से कारपेट बॉम्बार्ड के तहत भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की 89 विधानसभा क्षेत्र की सीट पर चुनाव प्रचार का अभियान तेज किया है, उसके तहत जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, खुद भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री जो है गुजरात के, इनके अलावा कई सारे नेता है जो है 89 सीटों पर, विधानसभा क्षेत्र की सीटों पर, नवसारी और सौराष्ट्र, इनको फोकस किया गया है। वहां पर अपना चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। मैं आपको बताऊं कि कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात में है। न केवल वापी, वलसाड़ जो कि दक्षिण गुजरात का इलाका है, बल्कि सौराष्ट्र के इलाके वेरावल, धोराजी, अमरेली और राजकोट, यहाँ पर इनकी जनसभाएं होगी। साथ साथ राहुल गांधी भी 21 तारीख को वलसाड़ के आदिजाति इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तुरंत बाद वहां पर वो भी रैली करने वाले हैं। राजकोट में भी राहुल गांधी रैली करेंगे। सबसे अहम आज है, चूंकि कारपेट बॉम्बार्ड के तहत विधानसभा क्षेत्र की 89 सीट पर जहां 1 दिसंबर को वोटिंग होना है, उनके तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। सबसे अहम बात है कि मोरवी इलाके में 50 किलोमीटर के दायरे में 3 मुख्यमंत्री रहेंगे आज के दिन जनसभाओं को संबोधित करने, जिसमें योगी आदित्यनाथ रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान रहेंगे और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रहेंगे। कल जब शाम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारी CR पाटिल प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत ये पूछा कि केवल मोरवी के 50 किलोमीटर के दायरे में इस बार आपने 3 मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार में क्यों जोड़ा है? तो उन्होंने कहा कि केवल आप किलोमीटर के दायरे से न देखें। तो हमने दोबारा प्रश्न पूछा कि ये पाटीदार बहुल इलाका है, इस आधार पर तीनों मुख्यमंत्रियों को लगाया गया है।
तो इन्होंने इस बात को भी खारिज किया। पर सबसे अहम मुद्दा जो है इस चुनाव में, और आज के दिन योगी आदित्यनाथ का मोरवी शिवराज सिंह चौहान का उसके इर्द गिर्द और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का इर्द गिर्द रहना बहुत अहम संदेश जाएगा। बिल्कुल, बहुत अहम संदेश जाएगा मेहुल। और हमारे साथ दिल्ली से पीयूष शुक्ला भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। पीयूष, जिस तरीके से तमाम कार्यक्रम मेहुल झाला यहाँ पर साझा कर रहे हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो है वो अब गुजरात की सरजमी पर कमर कसने को तैयार है, ऐसे में इन सब की कोशिश, इन सब की मेहनत 2024 में क्या लग रहा है, कितना असर डालेगी? गुजरात कितना अहम बीजेपी के लिए 2024 के लिहाज से? देखिए, गुजरात अभी भी अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और 2024 के लिहाज से अगर देखा जाए तो भी गुजरात अहम है, क्योंकि गुजरात की धरती भारतीय जनता पार्टी 27 साल से काबिज है और 27 साल का वो सफर आगे वो बढ़ाना चाह रही है। इसीलिए अगर आप देखिए तो जो फेहरिस्त है केंद्रीय मंत्रियों की, जो टॉप शीर्ष केंद्रीय मंत्री हैं, उन सभी को वहां पर लगा दिया गया है। चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की बात करूं उत्तर प्रदेश से, चाहे ब्रजेश पाठक की बात करूं, योगी आदित्यनाथ की बात करूं, उसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भी उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं गुजरात में हर एक एंगल को भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है। केंद्रीय मंत्री में नितिन जयराम गडकरी, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र सिंह तोमर, जनरल बीके सिंह, इन सभी को मैदान में उतार दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं रहना चाह रही, क्योंकि जिस तरह से 27 साल का जो राज्य रहा है उसका उसे आगे वो बढ़ाएगी और 24 का रण गुजरात से ही तय करेगी। हाँ बिल्कुल। चलिए पीयूष और मेहुल झाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। और जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्रियों ने पूरी तरीके से कमर जो है वो कस ली है और आज से रैलियों का दौर शुरू होने वाला है। और तो गुजरात चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। हिमाचल के बाद गुजरात में योगी का प्रचार है। मोरबी, भरूच और सूरत में योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। 3 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक है, तो गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी अपने चुनावी अभियान को और तेज करती जा रही है। बीजेपी की तरफ से अभी तक तो सिर्फ पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही प्रचार करते नजर आ रहे हैं। अब पार्टी भगवा रंग को और गाढ़ा करने जा रही है, क्योंकि गुजरात के रण में अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। आज से सीएम योगी गुजरात के चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। गुजरात में योगी पहले ही दिन ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। वो पहले ही दिन 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम योगी गुजरात के मोरबी, भरूच और सूरत में विशाल जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। योगी का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में सुर्खियां बटोर चुका है। गुजरात के लोग भी इस मॉडल को काफी पसंद करते हैं, इसलिए सीएम योगी के आने से पार्टी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं। योगी के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। तो गुजरात चुनाव में सीएम योगी की एंट्री हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी अभिनव पांडे का। अभिनव, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत को बखूबी योगी आदित्यनाथ समझते हैं और अब बारी है गुजरात की, क्या लग रहा है डिमांड इतनी ज्यादा है कि बिना योगी के गुजरात जीतना संभव नहीं है क्या बीजेपी के लिए? देखिए नीता, बिल्कुल आपने सही कहा कि बिना योगी आदित्यनाथ के गुजरात में भी इलेक्शन प्रचार जो है वो संभव नहीं है। योगी आदित्यनाथ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे नंबर 2 पर आते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड होती है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में अभी उन्होंने ताबड़तोड़ दौरे किए, उसके बाद अब गुजरात में है जिसमें कि मोरबी जहाँ पर कि पुल गिरा हुआ था वहाँ पर उनका दौरा है। इसके अलावा सूरत में उनका दौरा है और साथ में जो है भरूच में। तो ये 3 ऐसे स्थल है जहाँ पर की है थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ से जो है रवाना होने जा रहे हैं। थोड़ी देर में उनका काफिला जो है वो स्टेट प्लेन से वो सीधा गुजरात जाएंगे और वहाँ पर जो है अहमदाबाद और वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है सभी जनसभाओं पर उपस्थित होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के वहाँ पर कई ऐसे पीठ भी हैं जहाँ पर कि वहाँ पे अनुयायी बहुत ज़्यादा है और उनका जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो बुलडोजर का मॉडल है वो सबसे ज्यादा अहम है। कल ही आपने देखा कि गुजरात में लोग जो जनसभाओं में जा रहे हैं या जनसभाएं जा रही हैं वहां पर बुलडोजर को जो है रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में कई ऐसी जनसभाओं में देखने को मिला था, लेकिन अब जो है वो गुजरात में भी ये देखने को मिल रहा है कि लोग जो है बुलडोजर को जो है एक रोल मॉडल के तौर पर बना रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से मांग है, जिस तरह से डिमांड है हर जगहों पर, चाहे देश में कहीं भी चुनाव हो, प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा अगर डिमांड होती है तो वो योगी आदित्यनाथ यही वजह है कि पार्टी हर जगह हर राज्य में योगी आदित्यनाथ को आगे रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एमसीडी चुनाव की, क्योंकि एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी ने सभी 250 वार्डों में अपनी पदयात्रा शुरू कर दी है। आपको बताएं कि आप उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांगेंगे, केजरीवाल की 10 गारंटी घर घर पहुंचाएंगे, सभी गारंटियों के बारे में जानकारी देंगे।
एमसीडी चुनाव के सभी 250 वार्ड में पार्टी दफ्तरों का उद्घाटन जो है वो भी किया जाएगा। तो आप उम्मीदवार घर घर जाकर के वोट मांगेंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजहान अंसारी जो है वो जुड़ चुके हैं। अजहान, केजरीवाल के 10 गारंटी योजना घर घर पहुंचाएंगे, सभी को गारंटियों के बारे में बताएंगे, तो क्या आम आदमी पार्टी को अभी भी ये भरोसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं उस पर जनता विश्वास कर रही है? क्या लग रहा है? देखिए बिल्कुल, देखिए अगर एमसीडी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार पिछले कई दिनों से जो है वो पार्टी चुनाव जीतने के दावे कर रही है और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव होने वाला है कूड़े के पहाड़ पर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ पर घेरती हुई है और अब आम आदमी पार्टी बूथ स्तर पर जो है वो पदयात्रा उसने शुरू कर दी है। उसके उम्मीदवार बूथ स्तर पर घर घर जाकर डोर टू डोर जाएंगे और अपनी 10 गारंटियां समझाएंगे और वोट लुभाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कि 230 से ज्यादा सीटें वो जीत रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार पे पलटवार कर रही है। और आम आदमी पार्टी देखिए कहीं ना कहीं 10 जो गारंटी है उसमें जो प्रमुख मांगे रखी गई है आम आदमी पार्टी की, वो कूड़ा का पहाड़, भ्रष्टाचार से मुक्त दिल्ली, तो इन पूरे मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी के चुनाव में उतरने वाली है और लगातार जिस तरीके से दावे कर रही है, और इसमें देखना यही होगा कि आम आदमी पार्टी वोट लुभाने के लिए कितनी कामयाब होती है। बिल्कुल ठीक है अजहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो डोर टू डोर अब आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लीडर्स जो है वो जाएंगे। तो एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट में 11 केंद्रीय मंत्रियों को जगह दी गई है। आपको बताएं कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। लिस्ट में जेपी नड्डा, अमित शाह समेत 40 नेताओं के नाम शामिल है। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। तो बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। पार्टी ने लिस्ट में 11 केंद्रीय मंत्रियों को जगह दी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम भी इस लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है। खासतौर पर इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। लिस्ट में जेपी नड्डा, अमित शाह समेत 40 नेता ऐसे हैं जिनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह दी गई है। तो एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होगी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी मनीषा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा, देखिए एमसीडी का चुनाव है, बीजेपी किसी भी हाल में नहीं चाहती कि जो इतने सालों से सत्ता पर काबिज है एमसीडी की, वो किसी भी हाल में आम आदमी पार्टी के पास जाए। मुकाबला कितना कड़ा, क्योंकि तमाम स्टार प्रचारकों की भी अब ड्यूटी लग गई है। बिल्कुल निदा, एमसीडी चुनाव देखिए जो इसकी महत्वपूर्ण हर जगह चुनाव होना, लेकिन एमसीडी चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया है। नगर निगम चुनाव 11 मंत्री के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर शामिल है। स्मृति ईरानी भी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते थे। जीत हासिल करने के बाद नगर निगम चुनाव में है और उनके नगर निगम चुनाव के लिए स्टार दिल्ली के जितने भी सांसद हैं। मनीषा, आपका ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं ईडी के निदेशक पद पर बने रहेंगे संजय मिश्रा। जी हां, केंद्र सरकार ने 1 साल का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया है और लगातार तीसरा एक्सटेंशन ये उनको मिला है। सरकार ने बाकायदा इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। तो ईडी के निदेशक पद पर अब फिलहाल बने रहेंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 साल का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया है और लगातार ये तीसरा एक्सटेंशन उनको मिला है। और इसके पीछे आपको बता दें कि कई बातें भी निकल कर सामने आ रही है संजय मिश्रा को लेकर के, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 3 बार यानी केंद्र सरकार ने 1 साल का कार्यकाल इनका बढ़ाया और लगातार ये इनका वो तीसरा एक्सटेंशन जो है वो मिला है। ईडी के निदेशक पद पर फिलहाल ये बने रहेंगे संजय मिश्रा। केंद्र सरकार ने 1 साल का कार्यकाल जो है वो इनका बढ़ा दिया है। तो सरकार ने बाकायदा आदेश जो है वो जारी किया है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उदयपुर रेलवे ब्रिज ब्लास्ट केस की और इस केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जमीन अधिग्रहण में मुआवजा कम मिलने पर साजिश जो है वो रची गई। एटीएस ने नाबालिग सहित 4 को हिरासत में लिया है। एटीएस सभी आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जो है वो कर रही है। तो जमीन अधिग्रहण में मुआवजा कम मिलने पर पूरी साजिश को रचा गया था। आपको बता दें कि एटीएस ने नाबालिग सहित 4 को हिरासत में लिया है। फिलहाल इन 4 से पूछताछ जो है वो की जा रही है। एटीएस फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ में लगी हुई है और जरूरी जो सबूत है, जरूरी बातें हैं वो निकालने की खंगालने की कोशिश की जा रही है। उदयपुर में रेलवे ब्रिज ब्लास्ट हुआ था और इस केस में अब ये बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जमीन अधिग्रहण में मुआवजा दरअसल कम मिला था और मुआवजा कम मिलने को लेकर के ये पूरी साजिश को बाकायदा
रचा गया था। इस तौर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से जिन लोगों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, और क्या कुछ अहम खुलासा हुआ? साजिश के तार कहां से जुड़े हुए हैं? देखिए, पहले उदयपुर में ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कोई आतंकी घटना हो सकती है, लेकिन इस बात का खुलासा हो चुका है कि आतंकी घटना तो ये नहीं है। जो 4 आरोपी हैं उन सभी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 2-3 जो है मुख्य आरोपी, जिसमें एक नाबालिग है, और जो इसका मुख्य आरोपी है वो धूलचंद है, जिसने पूरी प्लानिंग करी। दरअसल 1980 में रेलवे ने उनकी कोई जमीन है उसको अपने कब्जे में ले लिया। वो 15 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। वो इस बात से काफी ज्यादा खफा था, नाराज था, इसीलिए उसने अपने दोनों जो भतीजे उसके साथ मिलकर ये प्लानिंग करी और ओडा जो पुल है उदयपुर में उसको ब्लास्ट कर दिया। तो कह सकते कि वो रेलवे से नाराज था, इसी के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही जिसने उसको ये असला बारूद जो है सप्लाई किया था, माइनिंग में जो इस्तेमाल होता है, उसको भी यहाँ पर राजस्थान एटीएस और उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। एक बात काफी ज्यादा तक राहत की एजेंसियों ने, सुरक्षा एजेंसी ने राहत की सांस ली है। इस पूरे मामले में आतंकी कनेक्शन कहीं सामने नहीं आया है। ये एक शरारती तत्व की घटना थी जिसको गिरफ्तार कर लिया, उसके पूछताछ की जा रही है। इसके साथ यह बड़ा चैलेंज ये बन चुका है कि राजस्थान के अंदर इस तरह से अवैध माइनिंग के जो बारूद है वो सप्लाई हो रहे हैं, तो जरूरत है उन पर रोक लगाई जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना बिल्कुल भी ना हो। बिल्कुल, तो जरा से मुआवजा कम मिलने के लिए इतनी बड़ी साजिश को कोई अंजाम कैसे दे सकता है, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। फिलहाल इस खास बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।